Hello, good morning everyone. Allocation of expenditure, Indian Railway Finance Code Volume 1 and 2. If you are working in the Indian Railways, अगर आप भारतीय रेलवे में कार्य करते हैं और स्पेशली जो है कहते हैं बजट से जुड़े हुए हैं या बजट संबंधी कार्य करते हैं, एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए हैं एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चाहे आप जो है कहते हैं एज एन अकाउंट ऑफिसर हो या अकाउंट्स में काम करने वाले कोई स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हो या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में कैसी भी जो है कहते हैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है और आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आप सभी जो बजट होल्डिंग ऑफिसर्स हैं उन सभी को ये आवश्यक होता है कि वो अपने बजट को किस तरीके से कंट्रोल करें या अपने बजट पे किस तरीके से निगरानी करके करें। इसके लिए डेफिनेटली वो लोग लायबिलिटी रजिस्टर्स बनाते होंगे और लायबिलिटी रजिस्टर बना रहे होंगे, तो उनको उसके ज़रिए से अपना एक्सपेंडिचर पे नियंत्रण रखना आसान होता होगा। अपार्ट फ्रॉम इट ये ज़रूरी है कि हम जो है क्या कहते हैं सही समझ सकें कि एक्सपेंडिचर को इंडियन रेलवे में किस तरीके से अलोकेट किया जाता है और अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स के बारे में इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की नज़र से। Allocation of expenditure refers to the process of distributing financial resources among various needs and priorities within an organization, government, or a household. This process is crucial for effective financial management, ensuring that funds are utilized efficiently and aligned with strategic goals. यानी कि आप जो है क्या कहते हैं अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इस बात को बताता है कि आपको जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से विभिन्न ज़रूरतों के हिसाब से, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उनको ऊपर किस तरीके से उनका प्रबंधन किया जाए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो अवेलेबल फंड्स हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जा सके, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जा सके, जो स्ट्रेटेजिक गोल हैं उनके तौर पर उनसे अलाइन किया जा सके, यानी उनको पूरा किया जा सके। What is allocation of expenditure? In Indian Railways, every item of expenditure has to be classified and allocated properly so that account reflect the correct nature of the expense and it is charged to the appropriate grant. This ensures parliamentary control, budgeting discipline, cost analysis and accountability. The Indian Railway Finance Code Part 1 and Part 2 lays down the rules for this classification. भारतीय रेलवे में जितने भी एक्सपेंडिचर है, किसी भी तरह का व्यय हो, वो जो है क्या कहते हैं क्लासीफाई और अलोकेट किया जाता है इस तरीके से, ताकि जो है क्या कहते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर की करेक्ट नेचर का पता चल सके और उसको एप्रोप्रिएट ग्रांट या हेड्स या लोकेशन डिटेल्स हेड्स उसमें उसको रखा जा सके, ताकि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, बजटिंग डिसिप्लिन है और इसके अलावा लागत विश्लेषण जो है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी कार्य पर कितनी खर्चा हो सकने की संभावना है और जो है अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जा सके। ये सभी फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के तहत समझाया गया है। इसके नियम क्या है और इसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं वो अलोकेशंस की वो क्या है? कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। हमारे यहाँ तो रेलवेज में दो तरह के खर्चे हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो उसमें बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो लॉन्ग टर्म असेट क्रिएशंस के लिए होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, ऑफिसेज बनाना, स्टेशंस बनाना, प्लेटफॉर्म्स बनाना, इस टाइप के, या लोकोस खरीदना, कोचेस खरीदना, ट्रैक बिछाना, डबलिंग करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, लाइक दैट। इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और इन सभी को ऑपरेशनल और मेंटेन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी रैकरिंग होते हैं, लगातार होते रहते हैं और ऑपरेशन को चालू रखने के लिए किए जाते हैं। अब आता है करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट। एक्सपेंडिचर शुड बी बुक्ड अंडर द एप्रोप्रिएट ग्रांट एंड डिटेल्ड हेड, यानी कोई भी जो खर्चा आपके द्वारा किया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जहां उसको रखा जाना चाहिए उसी पर्टिकुलर सब माइनर हेड में, डिटेल्ड हेड में, या जो उसका अलोकेशन इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 के हिसाब से बताया गया है उसी जगह रखा जाना चाहिए, कि उसी पॉकेट से खर्च किया जाना चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके किसी पर्टिकुलर कार्य पे कितना खर्चा होने की संभावना या कितना खर्चा हो रहा है या कितना खर्चा फ्यूचर के आवश्यकता के हिसाब से बनेगा। पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो अलोकेशन किया गया है वो डिपेंड इस पे डिपेंड है कि एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है, रादर देन कि उसका सोर्स क्या है।
पर्पज़ अगर हमें पता हो कि किस तरीके का पर्पज़ है, तो हमें सोर्स ऑफ फंड का पता लगाना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये पता है कि मुझे सैलरी किसी की देनी है, तो मुझे पता चलेगा कि ये रेवेन्यू टाइप का नेचर होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि लगातार रैकरिंग होगा। ये लगातार देनी चलेगी, किसी एम्प्लॉय को मैंने रख रखा है, यानी ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो ट्रेन को ऑपरेट करते हैं, ट्रेन को चलाते हैं। और इसी तरीके से अगर मुझे ये पता हो कि मैंने एक पावर खरीदा, तो ये असेट्स क्रिएशन है, तो ये हमें सोर्स ऑफ फंड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इससे हमें पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर का पता चलता है एलोकेशन से। कंसिस्टेंसी, सेम टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर शुड ऑलवेज बी एलोकेटेड अंडर द सेम हेड। एक ही तरह के जो खर्चे हैं वो एक ही तरह के हेड में डाले जाने चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्या है रेलवे अकाउंट्स का, अगर स्ट्रक्चर समझे, क्योंकि अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर को समझने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि स्ट्रक्चर क्या है रेलवे अकाउंट्स का। अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर को अगर मैं सामान्य भाषा में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूं, तो ये होगा कि जैसे आपकी जो खर्चा करते हैं वो आप किस पॉकेट से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है क्या कहते हैं रोज़ाना के घर के रोज़मर्रा के जो खर्चे करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि आपको जो सैलरीज आती है उसमें से एक पार्ट रखते हैं और उससे करते हैं, और उससे लगातार करते हैं, क्योंकि रोज़ाना दूध लाना है, बिल चुकाने हैं अपने यूटिलिटीज़ के, इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीसेस वगैरह एक्सेट्रा हमको पे करनी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उससे खर्च कर ले जाते हैं। परंतु जब भी आप कोई मकान खरीदते हैं, कार खरीदते हैं या कोई बड़ा असेट खरीदते हैं, तो उसके लिए आप अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं, लोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लोगों से उधार लेते हैं, या बैंक वगैरह से पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, और या पीएफ से पैसा निकालते हैं अपना। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें पॉकेट पता चल रही है कि हम कौन सा खर्चा किस पॉकेट से कर रहे हैं। तो बेस अगर देखेंगे तो समझने के लिए कि ब्रीफली जो है क्या कहते हैं आम लेमैन भाषा में, तो अलोकेशन का मतलब यह है कि वो खर्चा किस पॉकेट से किया जा रहा है, ताकि उसकी नेचर का एग्जैक्ट पता चल सके। एक्सपेंडिचर इन रेलवेज इज क्लासिफाइड एट डिफरेंट लेवल्स। ग्रांट्स, पहले डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, जो ये डिमांड्स ऑफ ग्रांट वो होती है जो ईच हर साल जो है पार्लियामेंट्स की, जिसपे वोट की ज़रूरत होती है, यानी जब रेलवे बजट जो है क्या कहते हैं, जब बजट संसद में पेश किया जाता है, तो रेलवे बजट के लिए जो ग्रांट है उस बजट में, जनरल बजट में, वो जो ग्रांट नंबर है वो रेलवे की डिमांड्स होती है कि इस मुझे जो है क्या कहते हैं डिमांड नंबर 85 हमारी ग्रांट्स है अभी आज की तारीख में, जैसे तो रेलवेज़ की, तो डिमांड नंबर 85 में मुझको इतना पैसा चाहिए और इन खर्चों के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा। तो हमारी ग्रांट नंबर हो गई 85। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन रेलवे में रेलवे बजट में जो संसद में प्रस्तुत की जाती है, और संसद में ये जो है क्या कहते हैं अप्रूव की जाती है संसद के द्वारा, वोटिंग एक्सपेंडिचर के द्वारा, और ये वोटेड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। फिर उसके बाद जो ग्रांट्स होती हैं वो फर्दरली डिवाइडेड किए जाते हैं मेजर हेड में। जब मेजर हेड इन रेलवे बजटिंग सिस्टम कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर टू स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। इसलिए मेजर हेड बनाए गए हैं ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित किया जा सके, जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के लिए अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1001 इंडियन रेलवे मिसलेनियस रिसिप्ट के तौर पर, 1002 इंडियन रेलवे कमर्शियल लाइन रेवेन्यू रिसिप्ट, 1003 इंडियन रेलवे स्ट्रेटेजिक लाइन रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी तरह से एक्सपेंडिचर के संदर्भ में देखेंगे, ये शुरू के तीन जो है रिसिप्ट के संदर्भ में है। एक्सपेंडिचर के संदर्भ में देखेंगे 3001 इंडियन रेलवे पॉलिसी फॉर्मेशन डायरेक्शन रिसर्च एंड अदर मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी रेलवे बोर्ड से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, और अदर मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरडीएसओ है, राइट एक्सेट्रा, इस टाइप के जो फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड खर्चा आता है 3001। 3002 और 3003 जो यूज़ होती हैं वो इंडियन रेलवे में जो जोनल जोन्स हैं, डिविजन्स हैं, उनमें यूज़ होती है। इंडियन रेलवे 3002 इज अ कमर्शियल लाइन्स वर्किंग एक्सपेंसेस, जो डे टू डे रैकरिंग खर्चे हैं ऑपरेशनल और मेंटेनेंस से रिलेटेड। इसी तरह 3003 स्ट्रेटजिक लाइन वर्किंग एक्सपेंसेस इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 5002 और 5003 कैपिटल आउटले ऑन इंडियन रेलवे कमर्शियल लाइन्स, 5002 5003 कैपिटल आउटले इंडियन रेलवे स्ट्रेटजिक लाइन्स। इस तरीके से जो है क्या कहते हैं मेजर हेड को अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड किया गया है। इसके बाद आते हैं जब मेजर हेड जो है वो सब मेजर हेड में डिवाइड की जाते हैं। सब मेजर हेड अर्सवाइल डिमांड नंबर्स कहलाती थी पहले, डिमांड नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप से कहलाती थी। एग्जाम्पल के तौर डिमांड नंबर 3 जो अब हो गया है सब माइनर हेड, सब मेजर हेड 0 1। इसी तरीके से डिमांड नंबर 4 सब SMS2 हो गया है टिल डिमांड नंबर 13 तक इसी तरीके से चलता है। ये मेजर डिमांड
मेजर हेड देन सब मेजर हेड। अब आता है माइनर हेड। माइनर इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 जो है क्या कहते हैं, इसको डिटेल्सली डिस्क्राइब करते हैं कि माइनर हेड जैसे सब किसी भी सब मेजर हेड यानी डिमांड नंबर अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 3 के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं वेरियस माइनर हेड क्या हो सकते हैं, जैसे 100 200 300 एक्सेट्रा इस टाइप से हो सकते हैं अप टू 900 तक। इसी तरीके से देन माइनर हेड जो है फर्दरली डिवाइडेड होते हैं सब हेड में। सब हेड जो है क्या कहते हैं इनका और बाइफर्केशन होता है। जो माइनर हेड्स हैं वो बाइफर्केशन किस तरीके से होता है, 110 120 130 140 150, इससे राउंड ऑफ नंबर होता है 110 20 30 इस टाइप से। इसी तरीके से सब हेड जो है क्या कहते हैं और डिटेल हेड में डिवाइड किए जाते हैं। डिटेल्ड हेड जो होते हैं वो भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में क्लियरली दिखाए गए हैं सभी मेजर माइनर हेड के लिए और सब हेड के लिए। जो डिटेल हेड होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे 110 एक सब हेड है तो उसके अंदर कैसे हो सकते हैं 111 112 113 114 एटसेट्रा इस टाइप से हो सकते हैं डिटेल हेड के तौर पर। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमारा कोई भी जो है ना क्या कहते हैं एलोकेशन बनेगा तो वो किस तरीके से बने जाएगा, 030 111 यानी किसी सब माइनर हेड हो गया 030, क्योंकि ये 30 में इसलिए लिया जाता है कि इसमें क्योंकि हमारे पास डिमांड नंबर जो है 11 13 तक के खर्चे आते हैं, इसलिए 13 30 को 13 के साथ रिप्लेस किया जाता है जब डिमांड नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे अस्टवाइल। तो इस तरीके से और फिर उसके बाद डिटेल हेड को हम लेते हैं 111। तो इस तरीके से 8 डिजिट का कोड कैसे बन जाता है वो भी मैं एक ब्रीफली आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा। फिर आता है प्राइमरी यूनिट, यानी डिटेल हेड के बाद फिर हमारा एक्सपेंडिचर और आगे अलोकेट होता है प्राइमरी यूनिट। ये एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को बताता है। शुरू के जितने भी मैंने बताए माइनर हेड सब हेड डिटेल हेड और सब मेजर हेड ये नेचर ऑफ वर्क बताते हैं, जबकि जो है प्राइमरी यूनिट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, 1 01 02 03 दीज आर द कोड्स फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। 01 दैट सैलरी, 02 DA एटसेट्रा इस टाइप से। 28 परचेज फ्रॉम जो है क्या कहते हैं मार्केट नॉन स्टॉक आइटम्स के परचेज स्टोर परचेज हो सकती है। इसी तरीके से 32 जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बिल्स हो सकते हैं, 30 फ्यूल अकाउंट हो सकता है एटसेट्रा। इस तरीके से प्राइमरी यूनिट है ताकि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पता चल सके कि हम लोग जो है क्या कहते हैं कोई भी खर्चा यानी सैलरी के तौर पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं, DA के तौर पर कितना खर्चा कर रहे हैं, PLB के तौर पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं, फ्यूल अकाउंट्स में हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स हम कितने कर रहे हैं, लाइक दैट। इसी तरीके से इसको अच्छे से डिटेल्स के साथ समझा जा सके और उस खर्चे के ऑब्जेक्ट तक पहुंचा जा सके। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी जब स्ट्रक्चर बनता है किसी भी अकाउंट्स का एलोकेशन का तो वो 8 डिजिट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें 8 डिजिट में सबसे पहले आते हैं अस्टवाइल डिमांड नंबर्स आती हैं जिसको 030 जैसे मैंने कहा। देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं एक माइनर हेड सब हेड और डिटेल हेड को मिला के आता है 111, जैसे कि मैंने कहा 111 बनेगा। 111 के बाद 01 सैलरी, तो हम ये कह सकते हैं कि 03 के 111 01 यानी ये खर्चा जो है सैलरी के तौर पर किया जा रहा है। और पर्टिकुलर 111 नंबर के डिटेल हेड में और डिपार्ट नंबर 03 यानी इस नेचर के वर्क में सैलरी हेड में किया जा रहा है खर्चा, तो ये हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है। अब आता है कि एक्सपेंडिचर किस तरीके के होते हैं, एक्सपेंडिचर की नेचर क्या है। एक्सपेंडिचर की नेचर होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग नेचर, ये पहला एक नेचर हो सकती है। डेफिनेशन क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन रेलवे रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड इन द डे टू डे फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द रेलवे सिस्टम, यानी रेलवे सिस्टम को इस तरीके से मेंटेन रखना कि ताकि उसको ऑपरेट किया जा सके और ट्रेनों को लगातार चलाया जा सके, उसके लिए जो खर्चे की जरूरत होती है वो कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ये इसकी इंपॉर्टेंट, दीज एक्सपेंस आर क्रिटिकल फॉर द इंश्योरिंग स्मूथ सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। विदाउट इसके ऑपरेशन स्मूथ नहीं होगा, रुक सकता है, बंद हो सकता है और इसका हमारे रेवेन्यू पर फर्क आ सकता है, यानी रेवेन्यू का लॉस हमें हो सकता है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरी तरह के हमारे यहाँ दो तरह के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस इन रेलवे रेफर टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर एम्ड at enhancing the infrastructure capacity efficiency and overall quality of the railway system। उसको बढ़ाने के लिए, एनहांसमेंट करने के लिए, स्ट्रक्चर रेलवे स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, पैसेंजर एमिनिटीज, कस्टमर एमिनिटीज एटसेट्रा बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दीज इन्वेस्टमेंट्स आर क्रूशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन एंड सस्टेनिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द रेल नेटवर्क। इसको अल्टरनेटिव जो इसका नेम रेलवेज में कहा गया है उसको प्लान हेड एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। इंडियन रेलवेज में इसको प्लान हेड एक्सपेंडिचर के नाम से भी बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ दो तरह के एक्सपेंडिचर हुए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब आता है सोर्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो रेवेन्यू जो हम ऑर्गेनाइजेशन से कमाते हैं उससे जो खर्चे किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल रह जाता है यानी एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा हो और इनकम हो तो हम इस शॉर्टफॉल के लिए जो है गवर्नमेंट से असिस्टेंस लेते हैं, यानी लोन लेते हैं, या गवर्नमेंट हमें सहायता करती है, गवर्नमेंट हमें मदद करती है। तो ये तो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो हम हमारे खुद की इनकम से ही खर्चे किए जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ZAR ऐसे ज़रा सा सॉल्यूशंस। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें ताकि आप जो है क्या कहते हैं लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहें। मैं हूँ राशिद अरशद कादरी, ट्रैक ज़रा सा सॉल्यूशंस ट्रैक ऑफ लर्निंग से। कीप कंटिन्यू। सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर को मैं यहाँ पर ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसके लिए जो है क्या कहते हैं डिटेल्स में मैं सेपरेटली मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर को ब्रीफली बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं। वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फंडिंग, इंटरनल रेलवे फंड्स एंड एक्सटर्नल लॉन्स, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर। इसमें जो है क्या कहते हैं सबसे इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट जो होता है वो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इसके लिए मैंने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 20, 23, 33, 21, 29, 26, 25 एटसेट्रा, दीज आर द कोड गिवन बाय द रेलवेज टू मेक अलोकेशन कोड। जैसे मैंने बताया 8 डिजिट अलोकेशन कोड बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो कैपिटल 20 कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट जितने भी होते हैं वो कैपिटल में आते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स बजट फॉर सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इस टाइप से जिस तरीके से जो है क्या कहते हैं 2,20,000 करोड़ रुपए इस साल बजट में हमें दिए गए हैं, रेलवेज को दिए गए। इसी तरीके से DRF डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इंटरनल फंड क्रिएटेड बाय रेलवे टू रिप्लेस डेप्रिशिएटेड असेट्स को रिप्लेस करने के लिए जो है इंटरनल फंड का निर्माण किया गया। इसी तरीके से डेवलपमेंट फंड है, डेवलपमेंट फंड के 4 पार्ट हैं इसलिए मैंने यहाँ पर 4 कोड दिए हैं। फंड जनरेटेड फ्रॉम सरप्लस रेवेन्यू फॉर एनहांसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैसेंजर एमिनिटीज़ को जो है क्या कहते हैं हमने सरप्लस जो हमारा रेवेन्यू है उससे करके अगर डेवलपमेंट अगर फंड बनाते हैं, उस फंड बनाते हैं ताकि रेलवे को डेवलप किया जा सके, तो उसके लिए डेवलपमेंट फंड है। इसी के अलावा आता है RRS के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ये हमने जो है क्या कहते हैं एक फंड बनाया था 5 ईयर्स के लिए। तो इसमें जो है क्या कहते हैं रोड सेफ्टी फंड से भी पैसा लिया गया था और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं नेशनल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी पैसा लिया गया था ताकि जो है क्या कहते हैं जितने भी हमारे संपार फाटक हैं यानी LCs हैं उनको जो है क्या कहते हैं सेफ्टी रिलेटेड वर्क उन पे किए जा सके और उनको या तो बंद किया जा सके या जहाँ फाटक नहीं है वहाँ पर फाटक बनाया जा सके, LC लगाए जा सके, उसके लिए खर्चा ताकि हमारी सेफ्टी बढ़ सके। डेडिकेटेड फंड फॉर सेफ्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे एंड नेशनल हाईवे रेल जो भी है क्या कहते हैं रोड कॉर्पोरेशन वगैरह इंडिया उसके तरफ से। इसके अलावा था सेफ्टी फंड डेडिकेटेड टू क्रिटिकल सेफ्टी नीड्स सच एज ट्रैक मेंटेनेंस एंड सिग्नलिंग सिस्टम ब्रिजेस एटसेट्रा से रिलेटेड वर्क, ट्रैक से रिलेटेड वर्क करने के लिए एक सेफ्टी फंड को बनाया गया 26 के अंतर्गत। इसके अलावा आपने एक कैपिटल में एक फंड बनाया था कैपिटल एंड के निर्भया के नाम से, जाकि है ना क्या कहते हैं वुमेन्स की सेफ्टी के लिए जो है नेटवर्किंग तौर पर काम किया जा सके। इसमें स्टेशन पर कैमरे वगैरह लगाना इस टाइप के कार्य किए गए थे जिससे क्या कहते हैं आपके सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, वुमेन सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। तो कैपिटल एंड विद इन द रेलवे नेटवर्क। अपार्ट फ्रॉम इट इसके अलावा अदर एक्सटर्नल रिसोर्सेज जैसे IRFC, EBR, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं डिपॉजिट वर्क यानी कि वर्क जो किसी दूसरी पार्टीज के लिए कहते हैं। वर्क्स आर फाइनेंस बाय प्राइवेट पार्टीज, एग्जांपल कोस्ट शेयरिंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स, अलोकेशन इज टू डिपॉजिट अंटिल ट्रांसफर टू द कैपिटल। अगर वो उसको करके और जो है क्या कहते हैं अगर हमारी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो हम उसका पैसा चुका देंगे, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं वो दूसरी पार्टी के लिए काम किया और दूसरी पार्टी ही उसको यूज़ करेगी। तो दैन दीज आर डिपॉजिट वर्क, किसी और पार्टी ने हमें पैसा दिया और उसको हमने किया। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसके लिए एक न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम एनी सोर्स आर गिवन ए न्यूमेरिक कोड्स ताकि उसको समझा जा सके। न्यूमेरिकल कोड देने से फ़ायदा ये होता है कि उनका जो है क्या कहते हैं प्रॉपरली जो है अकाउंट्स को अलोकेट किया जा सकता है और प्रॉपरली कंप्यूटराइजेशन उसका किया जा सके। तो कंप्यूटराइजेशन करने के लिए उनको एक न्यूमेरिकल कोड दिए गए। ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम एनी सोर्सेज आर गिवन न्यूमेरिक कोड्स बाय द न्यूमेरिक कोड्स ऑफ अलोकेशन द सोर्स एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कैन बी अंडरस्टूड। Expenditure code started from 3 to 13 are sourced from revenue and are operating expenses. Numeric codes are explained in Indian Railway Finance Code Volume 2. For similarity or computerization, allocation of expenditure is always 8-digit code.
8 अंकों का एक कोड होता है। एक्सपेंडिचर कोड जितने भी स्टार्ट होते हैं 2, 3, 4, 5, 8, ये ज़्यादातर वो एक्सपेंडिचर हैं जो कि रेवेन्यू के अलावा किसी सोर्स ऑफ फंड से हुए हैं, यानी उनका फंड जो है वो रेवेन्यू नहीं है, उनका सोर्स ऑफ फंड रेवेन्यू नहीं है। ये प्लान हेड एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अगर ये शुरू होते हैं 03 से लेके 03, 04, 05, 06, 7, 8, 9 इस टाइप से 13 तक अंकों से, तो ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कोडिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस तरीके से कोडिफाई करते हैं, 8 डिजिट कोड कैसे बनाते हैं। इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्स्ट 2 डिजिट आर अस्ट वाइल डिमांड नंबर 3 to 13, third digit is 0, next 3 digits shows the activity under the demand, means first 6 digit shows activity of expenditure। मैंने जो बताया था नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर यानी एक्टिविटी ऑफ एक्सपेंडिचर मैंने को वो जो है क्या कहते हैं फर्स्ट 6 डिजिट वो बताती हैं। लास्ट की नेक्स्ट 2 डिजिट शोज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया 040 510 32, इस टाइप से एक कोड बन गया। तो ये एक कोडिफिकेशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। जबकि प्लान हेड एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं तो इन प्लान हेड एक्सपेंडिचर फर्स्ट 2 डिजिट स्पीक्स अबाउट द सोर्स ऑफ फंड, ताकि हमें पता चल सके कि पैसा कहाँ से आया है। ये इसमें क्योंकि ये 3 से 13 के बीच तो मैंने बता दिया कि ये तो सारा का सारा रेवेन्यू से ही आया, वो खर्चा ये तो पता चलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट 2 डिजिट इसमें क्या बताएंगी, फर्स्ट 2 डिजिट बताएंगी सोर्स ऑफ फंड क्या है, यानी ये आरआरएस से पैसा लिया गया है, सेफ्टी फंड से लिया गया है, कैपिटल से लिया गया है, कैपिटल निर्भया से लिया गया है, आईआरएफसी से लिया गया है ना क्या कहते हैं, तो डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड से लिया गया है या डेवलपमेंट फंड से पैसा आया है। तो ये वहीं से पता चल जाएगा, शुरू की 2 जो पहली 2 डिजिट से उन्हीं से पता चल जाएगा। नेक्स्ट 2 डिजिट शोज कोड अलॉटेड टू वेरियस प्रोजेक्ट, इट एज प्लान हेड। इसके बाद जो 2 डिजिट हैं वो बताती हैं हमारा प्लान हेड क्या है, यानी इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या है, इन्वेस्टमेंट किस टाइप का, यानी वेदर ट्रैक रिन्यूअल का वर्क है, न्यू ट्रैक का वर्क है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है, या कोई जो है ना क्या कहते हैं मेट्रोपॉलिटन का वर्क है, या जो है क्या कहते हैं कस्टमर एमिनिटीज़ का वर्क है, पैसेंजर एमिनिटीज़ का यानी वर्क है, या वेलफेयर एमिनिटीज़ का वर्क है, या जो है क्या कहते हैं आपके स्टाफ एमिनिटीज़ का वर्क है। इसके अलावा किसी एचआरडी से रिलेटेड वर्क है, या अदर वर्क है, कोई अदर स्पेसिफाइड वर्क हो सकता है, सिग्नलिंग से रिलेटेड वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जनरल इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वर्क हो सकता है, स्टोर से रिलेटेड काम हो सकते हैं, वर्कशॉप से रिलेटेड काम हो सकते हैं, परचेजिंग लोको परचेज से रिलेटेड वर्क हो सकते हैं। इस टाइप से जो है पहले 2 डिजिट सोर्स ऑफ फंड, नेक्स्ट 2 डिजिट activity of expenditure that is plan head, and last 2 digits are object of expenditure। यानी इन नेक्स्ट 2 डिजिट 2 और 2 4 डिजिट हो गई, और इसके अलावा फिर 2 डिजिट्स और आती हैं जो उसको सब डिवाइड करती है प्लान हेड के बाद कि एक्चुअल में जो है एक्टिविटी क्या है एक्सपेंडिचर की। जो एक्टिविटी एक्सपेंडिचर की हो सकती है 11, 12, 13 इस टाइप से हो सकती है, 41, 42, 43 हो सकती है, 51, 52, 53 हो सकती है, 21, 22, 23 हो सकती है, इस टाइप से हो सकती है। तो पहली 2 डिजिट सोर्स ऑफ फंड, नेक्स्ट 2 डिजिट्स प्लान है, नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो है क्या कहते हैं उसका एक्टिविटी यानी कंप्लीट एक्टिविटी बन गई उस एक्सपेंडिचर की, और आखिरी की 2 डिजिट्स होंगी वो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को इंगित करेंगी, यानी कि प्राइमरी यूनिट्स के तौर पर। तो जैसे एक कोड मैंने बनाया 20, 17, 21, 04, यानी कैपिटल से रिलेटेड है, 20 का मतलब ये हो गया है ना क्या कहते हैं, और 04 मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है शायद पर्टिकुलर वर्क। तो आई थिंक ये जो वीडियो है आपके लिए अच्छी जानकारी युक्त रही होगी, और इसमें कोई अगर कमी रही हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ZARS से ज़रा सा सॉल्यूशन ट्रैक ऑफ लर्निंग, और लगातार मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।